तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, संतान और उससे जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं। हाँ, और हमारे पास एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स हैं जिनका शीर्षक है संतान समस्याएं और उनके उपाय। और ये नोट्स, जहां तक मैंने समझा, ये हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों पर आधारित है। बिल्कुल। तो इनमें गर्भधारण के सही वक्त से लेकर बच्चों की परवरिश में आने वाली दिक्कतों तक, मतलब हर चीज के लिए उपाय दिए गए हैं। आज हम इन्हीं प्राचीन विश्वासों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इन नोट्स को पढ़ते हुए एक बात साफ नजर आती है, ये सिर्फ उपायों की एक लिस्ट नहीं है। ये असल में उस अनिश्चितता पर, उस डर पर काबू पाने की एक कोशिश है जो संतान के जन्म से जुड़ी होती है। सही कहा। तो हम शुरू करेंगे गर्भधारण के लिए बताए गए समय से, फिर देखेंगे कि सर्पदोष जैसी ज्योतिषीय मान्यताएं क्या हैं, फिर कुछ टोटकों पर बात करेंगे और आखिर में बच्चों की आम समस्याओं के पारंपरिक समाधान देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत में जो सबसे पहली और मुझे तो सबसे हैरान करने वाली बात लगी, वो गर्भधारण के लिए एक खास समय का जिक्र है। हाँ, मासिक धर्म के चौथे दिन से 16वें दिन तक का समय। लेकिन ये कोई आम बायोलॉजिकल सलाह नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत में सिर्फ समय ही नहीं बताया गया, बल्कि हर एक रात के हिसाब से होने वाली संतान का लिंग, उसका स्वभाव और यहाँ तक कि उसकी किस्मत भी तय कर दी गई है। अच्छा। हाँ, इसमें एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न भी है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? ज्यादातर सम संख्या वाली रातें, मतलब चौथी, छठी, आठवीं रात, ये पुत्र के जन्म से जुड़ी हैं, और जो विषम संख्या वाली रातें हैं वो पुत्री के जन्म से। अरे वाह! और हर दिन का नतीजा बिल्कुल पक्का बताया गया है। जैसे स्रोत के मुताबिक चौथी रात को गर्भधारण से पुत्र होगा, लेकिन उसकी उम्र कम होगी। अच्छा। वहीं आठवीं रात को एक ऐसा बेटा होगा जो एक शानदार जिंदगी जिएगा। और बेटियों के बारे में क्या कहा गया है? वहां भी ऐसा ही है। पांचवीं रात को एक बेटी का जिक्र है जिसकी उम्र भी कम बताई गई है, लेकिन 15वीं रात को एक बहुत भाग्यशाली बेटी के जन्म की बात है। और इसमें एक चेतावनी भी है, मैंने पढ़ा था, 11वीं रात के लिए। हाँ, कहा गया है कि बेटी तो होगी, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। और फिर पूरी लिस्ट में सबसे आखिर में, यानी 16वीं रात को, सबसे गुणी और हर कला में माहिर बेटे का वादा किया है। तो ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये उस समय की प्राथमिकताओं को भी दिखाता है ना? ऐसा लगता है कि संतान का होना सिर्फ एक जैविक घटना नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट था जिसे पूरी तरह से प्लान किया जा सकता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्लानिंग या सुनियोजित करने का विचार ही सबसे बड़ा इंसाइट है यहाँ। ये लोगों को अपनी जिंदगी के सबसे अनिश्चित पहलू पर एक तरह के कंट्रोल का एहसास देता था कि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप सिर्फ संतान ही नहीं, बल्कि उसका भविष्य भी तय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये डर को कम करने का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक साधन था उस समय में। और जब चीजें इस प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती थीं, तब शायद ज्योतिष की भूमिका शुरू होती होगी। स्रोत में सर्पदोष नाम की एक समस्या का भी जिक्र है ना? हाँ, और ये दिखाता है कि जब चीजें गड़बड़ होती थीं तो उसका कारण भी ग्रहों और नक्षत्रों में ढूंढा जाता था। स्रोत कहता है कि अगर किसी की जन्म कुंडली के 5वें घर में राहु हो तो संतान होने में, खासकर बेटे के जन्म में, रुकावटें आ सकती हैं। अच्छा, और ज्योतिष में 5वां घर संतान का ही माना जाता है, सही है? जी बिल्कुल। और राहु को एक बाधा डालने वाला ग्रह माना जाता है। दिलचस्प बात है कि राहु को सांप का प्रतीक भी मानते हैं, और इस दोष का नाम भी सर्प दोष है। तो क्या इसके उपाय भी सांपों से ही जुड़े हुए हैं? ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, स्रोत में बताए गए ज्यादातर उपाय सीधे तौर पर सांपों से ही जुड़े हैं। एक उपाय है 5 धातुओं से बनी सांप नागिन की मूर्तियों की पूजा करके उन्हें पवित्र जल में बहा देना। एक तरह की प्रतीकात्मक विदाई। हाँ। और दूसरे उपाय भी इसी तरह के हैं। हाँ, एक उपाय है सूर्य ग्रहण के दौरान 5 मुंह वाले नाग, यानी पंचमुखी नाग की मूर्ति दान करना। और ग्रहण का समय ही क्यों? क्योंकि ग्रहण के समय को इन कामों के लिए खास तौर पर शक्तिशाली माना जाता है। और एक सबसे अनोखा उपाय है श्रावण महीने में नाग पंचमी के दिन किसी सपेरे से सांप खरीदकर उसकी पूजा करके उसे आजाद कर देना। अरे वाह! मतलब जिस सांप को समस्या की जड़ माना जा रहा है, उसी की पूजा करके उसे मुक्त किया जा रहा है। बिल्कुल। ये प्रकृति के साथ एक अलग ही तरह का रिश्ता दिखाता है। बिल्कुल, ये सम्मान और डर का मिला-जुला रूप है। आप समस्या के कारक को नष्ट नहीं कर रहे, बल्कि उसे सम्मान देकर शांत कर रहे हैं। तो एक तरफ ये ज्योतिष के बड़े और कह सकते हैं कि जटिल अनुष्ठान हैं, लेकिन क्या स्रोत में कुछ ऐसे भी उपाय थे जो ज्यादा निजी, ज्यादा घरेलू स्तर पर किए जा सकें? हाँ बिल्कुल, और वहीं पर टोटकों का जिक्र आता है। अच्छा, ये ज्योतिष से अलग ज्यादातर प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पौधों पर आधारित सरल घरेलू उपाय हैं।
और जैसा कि स्रोत में लिखा है, ज्यादातर टोटके पुत्र प्राप्ति पर ही केंद्रित लिखते हैं। जो फिर से उस समय की सामाजिक सोच को दिखाता है। तो ये किस तरह के उपाय हैं? इनमें ज्यादातर पेड़ पौधों का इस्तेमाल है, जैसे पलाश या ढाक के नरम पत्तों को 7 दिन तक दूध के साथ लेना, या फिर नाग केसर के पौधे का पाउडर घी के साथ लेना। एक और उपाय है जो थोड़ा ज्यादा विस्तृत है। वो कौन सा? उसमें सहदेवी नाम के पौधे का जिक्र है। उपाय ये है कि पुष्य नक्षत्र में, जिसे ज्योतिष में सभी नक्षत्रों में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, रविवार के दिन इस पौधे को जड़ समेत घर लाना है। ठीक है। फिर उसे सुखाकर पीसकर उसका पाउडर एक ही रंग की गाय के दूध के साथ महिला को देना है। यानी सही जड़ी बूटी, सही समय और सही प्रक्रिया, तीनों का मेल जरूरी माना गया है। चलिए मान लेते हैं कि इन सब उपायों से संतान का जन्म हो गया, लेकिन चिंताएं तो वहां खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। बचपन की अपनी अलग समस्याएं हैं। बिल्कुल। और स्रोत का अगला हिस्सा इन्हीं समस्याओं के बारे में है। यहाँ पर हमें शारीरिक बीमारियों से ज्यादा ऊपरी हवा, नजर लगने या बुरी आत्माओं जैसी चीजों का जिक्र मिलता है। हाँ, ये दिखाता है कि बच्चों की समस्याओं को अक्सर अलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। जी। जैसे नजर लगने का उपाय तो आज भी बहुत आम है। स्रोत में इसके लिए क्या बताया गया है? नजर लगने के लिए स्रोत में पारे यानी मकड़ी की एक छोटी सी गोली बनाकर बच्चे के गले में बांधने की सलाह दी गई है। अच्छा। इसी तरह अगर दांत निकलते समय बच्चे को दिक्कत हो तो मछली का दांत या 7 कौड़ियों की माला पहनाने को कहा गया है। ये सब चीजें एक तरह से सुरक्षा कवच या तावीज का काम करती थी। और एक उपाय बच्चों के डर से भी जुड़ा है, जो काफी लंबा चौड़ा अनुष्ठान है। हाँ, अगर बच्चा अंधेरे से या अकेले रहने से डरता है तो उसके लिए खास उपाय बताया गया है। क्या है वो? शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन हनुमान जी के दाहिने कंधे का सिंदूर लेकर हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब पर लगाना है। फिर बच्चे को लाल आसन पर बिठाकर 11 बार चालीसा का पाठ करवाना है और आखिर में उसी किताब का तावीज बनाकर पहना देना है। ये तो आस्था और मनोविज्ञान का एक तरह का संगम लगता है। एक धार्मिक प्रतीक के जरिए बच्चे के मन का डर दूर करने की कोशिश। लेकिन कुछ उपाय तो वाकई बहुत अजीब हैं, जैसे कि बच्चे का दूध ना पचा पाना। हाँ, वो उपाय आज के दौर में समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या है वो उपाय? उपाय ये है कि अगर बच्चा माँ का दूध उल्टी कर देता है तो शनिवार के दिन माँ का थोड़ा सा दूध लेकर बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी काले आवारा कुत्ते को पिला देना चाहिए। 1 मिनट, मतलब बच्चे की समस्या को दूध में उतारा और फिर उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया? इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? यही कि ये किसी तरह की बला या नकारात्मक ऊर्जा को किसी और पे ट्रांसफर करने का तरीका है। अच्छा। बिल्कुल यही लगता है। कई पारंपरिक उपायों में ये ट्रांसफर का सिद्धांत काम करता है, जहां माना जाता है कि समस्या को किसी वस्तु या जीव में भेजकर उससे छुटकारा पाया जा सकता है। और कुत्ता, खासकर काला कुत्ता? हाँ, उसे कई तंत्र मंत्र की प्रथाओं में ऐसी ऊर्जाओं को ग्रहण करने वाला माना जाता है। और शायद जो सबसे चौंकाने वाला उपाय है वो बच्चे के बिस्तर गीला करने की आदत से जुड़ा है। हाँ, वो उपाय शायद आज के समय में सबसे ज्यादा अजीब लग सकता है। बताइए। उसके लिए बताया गया है कि कब्रिस्तान या शमशान घाट से थोड़ी मिट्टी लानी है, उसे चांदी के एक छोटे कटोरे में रखना है। और फिर उस कटोरे का क्या करना है? उस कटोरे को किसी पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में गाड़ देना है। मतलब शमशान की मिट्टी और पवित्र पीपल का पेड़, ये तो 2 बिल्कुल विपरीत चीजें हो गईं। हाँ, इसके पीछे का साफ साफ तर्क तो स्रोत में नहीं है, लेकिन यह उस सोच को दिखाता है जहां जिंदगी और मौत, पवित्र और अपवित्र के बीच की रेखाएं बहुत धुंधली थी। शायद एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें उस दुनिया की एक झलक देते हैं जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। गर्भधारण के लिए एक तयशुदा कैलेंडर, परेशानियों के लिए ज्योतिषीय कारण, इलाज के लिए प्रकृति की जड़ी बूटियां, और रोजमर्रा की मुश्किलों के लिए ऐसे अनुष्ठान जो मनोविज्ञान और विश्वास पर टिके थे। बिल्कुल। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। इन उपायों और विश्वासों को देखते हुए ये सोचने वाली बात है कि आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। और क्या ये प्राचीन प्रणालियां आज भी जाने अनजाने में हमारी सोच और हमारे रीति रिवाजों को प्रभावित नहीं करती?